हेलो बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी जो है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिए थे। किंगडम मोनेरा को भी जो है पढ़ लिए थे। और आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक एक लाइन को हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे। तो हम लोग का पर्पस ये है कि नीट में अच्छा स्कोर करना है, और उसके लिए एनसीईआरटी को बहुत बेहतर ढंग से हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी को अगर यूं ही पढ़ लिए, है ना, और बट उसके हर एक लाइन का मीनिंग अगर आप नहीं समझे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आप फंस सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो पर्पस है वो ये कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन को, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ें। वहाँ एक एक लाइन से कितने तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। उस पे जो है हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब चीजें भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सॉरी। और ऑलरेडी जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यू का, वो भी हम बताएंगे। और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, कहाँ पे ज़्यादा हमें स्ट्रेस देना है, उस चीज़ों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बिना समय, है ना, गमाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम जो है, सॉरी, किंगडम जो है ये प्रोटिस्टा है। तो हम लोग ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आए थे। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो प्लांट से भी आए थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल था, और एनिमल से, है ना, प्लांट से भी और एनिमल से भी। प्लांट से जो है, प्लांट जो किंगडम जो था पहले, जो अर्लियर किंगडम था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वैसे यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जिसके पास क्या था, प्लस सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल था, है ना। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और जिसके पास सेल वॉल था उसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। और एनिमल्स जो किंगडम था, है ना, अकॉर्डिंग टू लिनियस, अकॉर्डिंग टू लिनियस, उसमें ये सब जो भी सेल वॉल थे ऑर्गेनिज्म को उसमें इसमें डाला हुआ था। और एनिमल किंगडम में जो भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट था, एंड सेल वॉल जो था आपका एब्सेंट था, वो भी वो एनिमल किंगडम में था, उसको फिर हटा के आपका किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया और एक नया किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा, जो कि अर्नस्ट हिकेल ने बनाया था। तो इसमें आपका इस तरह के सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, है ना, ऑल सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस आपका है ना, जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट इसका जो बाउंड्री है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो है कुछ फीचर्स जो है प्लांट के साथ भी दिखा देता है कोई मेंबर जो है आपका फंजाई के साथ भी लिंक दिखाता है, उससे थोड़ा बहुत फीचर्स दिखाएगा, और कुछ जो है वो एनिमल जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए कहा गया है कि इसका जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट। जो प्लांट से डील कर रहा है ना, उसके साथ भी ये लिंकेज दिखाता है। एनिमल के साथ जो है उसके साथ भी आपका लिंकेज दिखाता है, और जो फंजाई है उसके साथ भी लिंकेज दिखाता है। तो यानी कि ये जो प्रोटिस्टा है, ये आपका फंजाई के साथ भी लिंकेज दिखाता है, फिर ये आपका प्लांट के साथ भी दिखाता है ना, और ये आपका एनिमल के साथ भी दिखाता है। इसीलिए कहता है कि प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला बन सकता है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे स्ट्रेस देने की जरूरत है। जब तक हम स्ट्रेस दे करके नहीं पढ़ेंगे, है ना, तब तक जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता है। तो हमें इसको क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे भाई इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट, कह रहा है कि जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होगा किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए, और यही मे बी ए प्लांट टू अनदर, और दूसरे साइंटिस्ट के लिए ये एक प्लांट हो सकता है ना। यानी कि कोई साइंटिस्ट इसको एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा मानेगा, तो भाई ये प्रोटिस्टा ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और वही कोई दूसरा बायोलॉजिस्ट है, वो कहेगा तो ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो तब तो ये वही प्लांट होगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर द प्रोटिस्टा। कह रहा है प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसके अंदर जो सब फाइलम है वो क्राइसोफाइट्स एक फाइलम हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, यूग्लिनोइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, और प्रोटोजोन्स है। ये आपका प्रोटिस्टन के अंदर आपका ये जो फाइलम है ये सब है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है कि प्रोटिस्टा का जो मेंबर है वो प्राइमरली कैसा होता है, तो प्राइमरली ये एक्वेटिक है, पानी में रहने वाला है ज्यादातर। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर लिंक विद द प्लांट एनिमल एंड फंजाई, है ना। यही जो है स्टेटमेंट है आपका, इस स्टेटमेंट से लिंक्ड है ना। यहाँ पे लिंक्ड है कि ये किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना, बाउंड्री। इसका बाउंड्री जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये स्टेटमेंट ये एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो किंगडम है वो प्लांट से भी लिंक दिखाता है, एनिमल से भी और फंजाई से भी। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्योंकि ये यूकैरियोट है ना। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट है तो इसके पास सेल में आपका
न्यूक्लियस भी होगा, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है ना। और अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो आपका क्लोरोप्लास्ट भी होगा, लाइसोसोम भी होगा, है ना। इस तरीके से जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी आपका प्रेजेंट होगा। सम हैव, अच्छा, ईआर, जैसे ईआर होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, ये सारी चीजें जो है इसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा एलोंग विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी आपके पास इस सेल के अंदर होगा। सम हैव फ्लैजेला, कुछ के पास फ्लैजेला होगा, और सिलिया भी हो सकता है, कुछ के पास सिलिया होगा, और बहुत के पास जो है ना तो सिलिया होगा ना तो फ्लैजेला होगा। तो प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एज सेक्सुअली, है ना। प्रोटिस्टा जो है एज सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, है ना। सेल फ्यूजन करेगा और जायगोट का फॉर्मेशन कराएगा। सेल जो है आपका गैमीट की तरह बिहेव करेगा, और वो दोनों फ्यूजन करेगा तो आपका जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो है। तो ये चीजें हैं, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके बाद है क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड भी बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आ जाएगा आपका? डायटम्स आएगा, और एल्गी या गोल्डन एल्गी आएगा, जिसको हम लोग डेस्मिड भी बोलते हैं, है ना। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। तो ये जो क्राइसोफाइट्स है वो फ्रेश वाटर में भी मिलेगा आपका, एंड मरीन, है ना। मरीन जो है वाटर में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ये जो है देखने को मिलेगा दोनों जगह पे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, है ना। ये माइक्रोस्कोपिक है, ये बहुत ही छोटा होता है। हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही इसको देख सकते हैं, इसीलिए इसको बोलता है माइक्रोस्कोपिक। ऑन एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और ये वाटर करंट है ना। ऐसे करके मान लेते हैं वाटर जो है इधर जो है फ्लो कर रही है, इधर जो है फ्लो कर रही है। तो ये वाटर के करंट से जो है ये फ्लो करेगा, खुद से जो है एक्टिवली ये फ्लोट नहीं करता है वाटर में, है ना। ये पैसिवली फ्लो करता है, इसीलिए इसको प्लैंकटन भी बोलते हैं। इसको प्लैंकटन भी बोल देते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो पैसिवली फ्लोट करता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होता है, खुद से खाना बना लेता है। ये याद रखना है, क्राइसोफाइट्स जो है आपका फोटोसिंथेटिक होते हैं ज्यादातर। डायटम्स, है ना, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स which fit together as in soap box। जैसे सोप का बॉक्स होता है ना, ये आपका मान लेते हैं आउटर, इस तरह से आपका बॉक्स का कवर है, और दूसरा इस तरह का इसमें एक, इस तरह का एक जो है आपका होगा, और इसके अंदर जो है आपका ये सेल मेम्ब्रेन जो है। और यहाँ पे सारे आपका न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है जो बनाता है सोप बॉक्स की तरह, जो है आपको एक दूसरे से फिट कर जाता है दोनों। द वॉल आर द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, और इसके जो वॉल हैं इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। सिलिका का मतलब जैसे आप जो रेत होता है, सैंड होता है, उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, तो समझिए कि स्टोन जैसा स्ट्रक्चर जो है आपका इसके सेल वॉल में प्रेजेंट होगा। एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, इसीलिए जो इसका वॉल होता है वो आसानी से टूटता नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल है ना। ये आसानी से
जो है डिस्ट्रक्ट नहीं होता है आसानी से, जो है ब्रेक डाउन या इसका जो टूटना ये आसानी से नहीं होता है, बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. अगर मान लेते हैं कि जहाँ पे सेल ये सपोज दैट इस तरह का ओशन है ना, या फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे डायटम्स जो है वो इस तरह से डेड हो गए, तो ये जो इसका जो सेल वॉल है ये तो आपका वाटर में ही पड़ा रहेगा, है ना, और इस तरीके से ये डिपॉजिट होते रहेगा। ऐसे करके जो है सेल वॉल जो है आपका डिपॉजिट होगा, और वो जो है उसका लाइफ स्पेन जो है अगर खत्म हो जाएगा, बट इस तरीके से जो है ये वाटर में डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ईयर में समथिंग इस तरह का जो है पूरा जो अर्थ है, जो आपका सॉइल है पानी के नीचे में, उसके ऊपर ये डाइटम का जो है सेल वॉल ऐसे जमा हो जाएगा, है ना, ऐसे जो है वो जमा हो जाएगा, और यहाँ का जो अर्थ है वो डायटोमेसियस बन जाएगा, जो है यहाँ का जो अर्थ है वो डायटोमेसियस अर्थ कहलाएगा, या उस तरह का बन जाएगा, क्योंकि जब डायटम्स लिविंग नहीं रहेंगे वो अ, जैसे जैसे उसका डेथ होते जाएगा वो सेल वॉल तो इनडिस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि उसके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है, तो इस वजह से वो अर्थ जो है वहां पे इस तरह का सेल वॉल जो डिपॉजिट होकर के डायएटोमेसियस अर्थ बना देगा, है ना, डायएटोमेसियस अर्थ बना देता है। इसीलिए कहता है कि दिस कह रहा है कि द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट्स, जहां पे वो रह रहा है वहां पे सेल वॉल का लार्ज अमाउंट में डिपोजिशन हो जाएगा उनके डेथ होने के बाद। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, बिलियंस एंड बिलियंस ईयर लग जाएंगे डिपोजिशन में, और फाइनली डायटोमेसियस अर्थ जो है बना देगा। कैसा बनाएगा? डायटोमेसियस, क्योंकि डायटम से बना हुआ है इसीलिए इसको डायटोमेसियस अर्थ बोलेंगे। बीइंग ग्रीटी, है ना, ग्रीटी नेचर होने की वजह से दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, तो ये जो सॉइल है पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को फिल्टर करने के लिए, एंड सिरप को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये याद रखना है कि ग्रिटी नेचर होने की वजह से इस जो सॉइल है इसको पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए भी यूज किया जाता है। द डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, तो डायटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर कहलाता है, मेन जो है इसमें प्रोडक्शन जो है समुद्र में या ओशन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो बनाएंगे वो ये चीफ प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है। कौन? तो डायटम। ये बहुत बार जो है पीवाई क्यू में आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है ना। ये सिलिका वाला भी याद रखना है कि सिलवाल में सिलिका कहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, क्राइसोफाइट्स में होता है। कभी कभी क्राइसोफाइट्स ना दे करके डेस्मिड लिख सकता है, और आपका डायटम्स लिख सकता है ना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर कहेगा कि डायटोमेसियस अर्थ जो है कौन बनाता है, तो क्राइसोफाइट्स के मेंबर की वजह से बनता है, डायटम के वजह से बनता है। ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। अब अगला जो है इसका फाइलम है वो है डायनोफ्लेजिलेट्स। अच्छा, इसमें फ्लैजिला विला की बात नहीं हुई थी, डायटम्स में फ्लैजिला की चर्चा नहीं होती, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। डायनोफ्लेजिलेट्स में हम पढ़ेंगे दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन,
वहां पे क्या पढ़े थे, फ्रेश वाटर में भी रहता है, मरीन में भी रहता है। बट जो डायनोफिलेजिलेट्स है वो आपका बेसिकली या मोस्टली मरीन होता है। मोस्टली कैसा होता है, मरीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। तो आपका डायनोफ्लेजिलेट्स और क्राइसोफाइट्स दोनों क्या है, फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। उसके सेल में किस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है ना, उसके सेल में सपोज दैट ये आपका उसका सेल है, इसमें पिगमेंट जो है आपका मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह का पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके वजह से उसका जो है ना, कलर, है ना, पता चलता है कि पिगमेंट कैसा है। पिगमेंट का कलर, पिगमेंट का कलर, तो पिगमेंट का कलर जो है डिसाइड करेगा कि उस डायनोफ्लेजिलेट्स का क्या कलर होगा। द सेल वॉल, यहाँ पे ये देखना है, ध्यान देने वाली बात है, जो इसका सेल वॉल है वो हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, है ना। एक जैसे आप देखते होंगे ना, टॉर्टोइज कछुआ जो है उसको चाह बाहर में कैसे सेल जो है एक बना होता है हार्ड, जो है उसी तरीके से डायनोफ्लैजिलेट्स में भी एक सेल प्लेट बाहर में आपका सरफेस में जो है होगा, और वो सेलुलोज का बना होता है। वो जो है आपका किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जैसे ये आपका सेल प्लेट है, ये आपका सेल प्लेट है, ये सेलुलोज का जो है बना हुआ है ना, सेलुलोज का बना हुआ है। और यहाँ पर दो फ्लैजिला होता है। सेल प्लेट्स आपका कहाँ पर है, ऑन द आउटर सरफेस, है ना, प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, कितना फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है। वन लाई longitudinally एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अगर हम देखें, ये एक जो फ्लैजिला है वो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली जो है नीचे आया हुआ है, इस तरह से लटका हुआ है लॉन्गिट्यूडनली, एक जो है फ्लैजिला इस तरीके से, और दूसरा जो फ्लैजिला होता है वो इस तरीके से इसमें लपेटा हुआ रहता है। इस तरीके से इसमें फरो में ट्रांसवर्सली जो है, ये जो आपका प्लेट के बीच में जो फरो है, गड्ढा है, उसमें ट्रांसवर्सली जो है इसको चारों तरफ जो है लपेटा हुआ रहता है। ऐसे इमेजिन करें कि जैसे हम लोग गले में कभी कभी जो है वो गमछा होता है, एक एक लपेट लिए गला में ट्रांसवर्सली, और दूसरा जो छोर होता है वो नीचे लटकता हुआ रहता है ना, सपोज समथिंग ऐसा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे। तो यहाँ पे जो है एक आप ऐसे करके लपेटते हैं, ऐसे करके लपेटते, और एक इधर जो है लटका हुआ रहता है, और दूसरा जो है ऐसे करके इसमें लपेटा हुआ रहता है, और ये एक ऐसे घुमा हुआ रहता है। तो समथिंग ऐसा। तो वन इज longitudinally एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो। फरो मतलब जो गड्ढा है, यहाँ पे जो गड्ढा है दोनों के बीच में जो ये गड्ढा है आपका, यहाँ पे ऐसे करके जो है इधर प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्सली बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये आपका प्लेट्स है ना, सेलुलोज का बना होता है, ये आपका क्या है, सेल प्लेट्स है। ये सब आपका सेल प्लेट है, ये भी आपका सेल प्लेट है। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का, याद रखना है किसका बना होता है, सेलुलोज का। और डायटम्स में क्राइसोफाइट्स में क्या देखे थे, उसके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों में डिफरेंशिएट करने का। अब आगे है बिटवीन द सेल प्लेट्स वेरी ऑफन, है ना, वेरी ऑफन द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसका एक एग्जांपल है गोनियोलक्स। क्या एग्जांपल है, गोनी एलेक्स, गोनी
ओलेक्स, ये undergo such a rapid multiplication that they make the sea appear red, है ना? रेड अपीयरेंस कर देता है आपका पानी में, इसलिए इसको रेड टाइड भी बोलते हैं, है ना? जैसे मान लेते हैं आपका ये, सपोज दैट ये आपका डायनोफ्लैजिलेट्स है, तो ये इतना जो है मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? ऐसे करके फिर जो है फटाफट जो है ऐसे करके जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से जो है खूब जो है मल्टीप्लाई करेंगे वेरी शॉर्ट टाइम में जो है। और ये सपोज दैट जो है आपका वाटर है, और यहाँ पे आपका, है ना, वाटर है यहाँ पे, तो ये जो है पूरी तरीके से आपको रेड अपीयर होगा, है ना? ये एक्चुअली इसको जो है हम ब्लू कलर से दिखा दें, ये आपका वाटर है, ये आपका जो है वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका वाटर प्रेजेंट है, और ये समथिंग जो है ये जो है रेड हो जाएगा, इसका जो है ये इतना रैपिड जो है इसका ग्रोथ हो जाएगा, इसका इतना ज़्यादा रैपिड जो है डिवाइड करके ग्रो हो जाएगा, तो ये जो ओशन है इस रीजन में वो रेड अपीयरेंस शो करेगा, है ना? रेड जो है अपीयर होगा, अपीयर करेगा, है ना? ये जो वाटर है आपका रेड अपीयरेंस शो करेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं रेड टाइड। जैसे मल्टीप्लाई करके बहुत सारा बना दिया, फिर ये कुछ देर के बाद जो है ये इसका नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर से जो है आपका ब्लू दिखेगा, और फिर से कुछ देर के बाद ये नंबर अगर फिर से अगर सगा बढ़ता है तो फिर से वो रेड दिखेगा। इसीलिए रेड अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, इसीलिए इसको रेड टाइड भी बोला जाता है। किसके वजह से होता है रेड टाइड? तो रेड डायनो फ्लैजिलेट्स, है ना, जिसका एक एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, इसके वजह से आपका रेड टाइड अपीयर होता है ओशन में। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, गोनियोलैक्स क्या है? एक डायनोफ्लैजिलेट्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है PYQ आया हुआ है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लैजिला से जो है पूछा जाएगा कि इसके पास कितने फ्लैजिला होता है, उसका जो है अ, अ, क्या किस तरीके से अरेंजमेंट है, वो लॉन्गिट्यूडनली है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन पूछेगा, है ना? और सेलवाल जो है, सेलवाल के बारे में पूछेगा एक क्वेश्चन कि ये सेलुलोज का बना होता है, सेल प्लेट होता है सरफेस पे जो है, मोस्टली जो है आपका मेरिन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा। फोटोसिंथेटिक होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा जो है, पिगमेंट के बारे में जो है बनाएगा, है ना? ये जो है इसका पिगमेंट इसके से रिलेटेड पूछेगा। फिर है टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करेगा, अपने आसपास टॉक्सिन रिलीज करेगा, जिसके वजह से मैरीन जो एनिमल्स हैं वो उसका डेथ हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, आपका डेथ हो जाता है, मरीन एनिमल जो है वो मर जाते हैं, वो किल कर देता है जो टॉक्सिन है जो है, जैसे फिशेज है ना, जैसे फिश आर के जो है तो वो मर जाते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में ये सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट थे, है ना? तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि टॉक्सिन्स किसके द्वारा रिलीज होता है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा रिलीज होता है, और खास करके जो है फिश का जो है आपका डेथ करवा देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फाइलम है आपका यूग्लिनोइड्स, क्या है? यूग्लिनोइड्स। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, इसमें क्या याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर है। क्राइसोफाइट्स फ्रेश एंड मेरीन दोनों में मिलता था। डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मेरीन था। यूग्लिनोइड्स ये है, ये मेजोरिटी इसमें फ्रेश वाटर में मिलता है। और फ्रेश वाटर के साथ साथ ये वाटर कैसा होना चाहिए? स्टेगनेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, है ना? स्थिर वाटर में, यानी कि रनिंग वाटर नहीं, फ्लोइंग वाटर
नहीं, स्टेगनेंट होना चाहिए, जैसे तालाब हो गया, है ना, या कोई और इस तरह का वाटर जो आपका स्टेगनेंट है, स्थिर है। इंस्टेड ऑफ अ सेल वाल, है ना, इसके पास एक जो प्रॉपर सेलुलोज का सेल वाल होता था, या काइटिन का सेल वाल होता था, या सिलिका का होता था, ये ना हो करके दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, है ना। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछेगा। जो इसका सेलवाल होता है वो प्रोटीन, है ना, सेलवाल एग्जैक्टली ना होकर के एक प्रोटीन का लेयर होता है, और ये एक लेयर बना के बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है पूछेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पी वाई क्यू है, और यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रोटीन से बना हुआ है, इसीलिए इसका जो बॉडी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। दे हैव टू फ्लेजिला, इसके पास दो फ्लेजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। जैसे एक जो है आपका इस तरीके से लंबा सा फ्लेजिला है, और दूसरा जो है आपका ये शॉर्ट फ्लेजिला है ना। और इसके चारों तरफ एक लेयर होता है प्रोटीन का, एक लेयर होता है प्रोटीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, जिसको बोलते हैं पेलिकल। वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा। तो ये आपका यूग्लिना का एग्जाम्पल है। कभी कभी ये फिगर देगा, ये फिगर दे करके पूछेगा कि ये किसका फिगर है, तो ये यूग्लिना का है। और ये वाला जो हम लोग फिगर देखे थे, इस तरह का अगर फिगर बना दिया जाए तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स का आपका फिगर है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना, ये फोटोसिंथेटिक होता है कब? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट रहेगा, है ना, जब जो है सनलाइट रहेगा, तब तो ये जो है इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर जब सनलाइट नहीं रहेगा, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, जब सनलाइट नहीं रहेगा, डिप्राइव्ड मतलब वंचित होना, सनलाइट से वंचित हो जाना, तब दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ, है ना। जब ये सनलाइट में रहेंगे तब तो ये जो है फोटोसिंथेटिक होगा, तब तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, है ना, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा। और जब डिप्राइव्ड कर देंगे सनलाइट का, तब ये हेटेरोट्रॉफ बन जाता है। और जब हेटेरोट्रॉफ होगा तो कैसे अपना फूड जो है कैप्चर करेगा? तो बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो वो प्रीडेट यानी कि पकड़ पकड़ के दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जो भी है उसको ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वो अपना फूड के रूप में जो है उसको खाएगा। तो हेटेरोट्रॉफ है, और बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसको पे वो प्रे करेगा, जो उसको पकड़ के जो है वो इंगल्फ जो है कर लेगा। इंटरेस्टिंगली, the pigment of euglenoids are identical to those present in higher plant. इसमें जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट के तरह ही होता है। यहाँ पर भी एक आपका क्वेश्चन बनेगा, और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वो फोटोसिंथेटिक है या हेट्रोट्रॉफ। तो जब सनलाइट रहेगा तो फोटोसिंथेटिक, और जब सनलाइट नहीं रहेगा तो ये हेट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करता है। इसका एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना। तो यूग्लिनोइड्स में एक एग्जाम्पल याद रखना है, डायनोफ्लोजिलेट्स में भी गोनियोलक्स का याद रखना है, और डायटम्स में क्राइसोफाइट्स में डायटम एंड डेस्मिड, दो एग्जाम्पल वहां याद रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत कम है प्रोटिस्टा में। फिर आगे है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो है एक तरह का फॉल्स फंजाई भी है ना, ये फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं ना, ये
फंगस जैसा बिहेवियर शो करता है, बट ये फंगस है नहीं। अच्छा, डायनोफ्लेजिलेट्स को जो है हम लोग फायर एल्गी भी बोलते हैं, है ना, या इसको पायरोफाइटा भी पायरोफाइटा भी बोलते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग फॉल्स फंजाई कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, है ना। तो ये सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ये ग्रो करता है, वहां से फूड अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। इसलिए इसको सेप्रोफाइटिक जो है बोलते हैं, इसको याद रखना है, सेप्रोफाइटिक होता है। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स। कोई अगर जो है ट्विग्स है जो नीचे जमीन पे गिर गया, वहां पर ये जो है, जैसे मान लेते हैं समथिंग ऐसे करके, कोई लीफ है पड़ा हुआ है, ऐसे करके जो है पड़ा हुआ है, इस पे जो है वो डायनोफ्लेजिलेट्स करेगा, क्या करेगा, इस पे जो है वो ग्रो करेगा। और यहाँ पे सपोज दैट समथिंग इस तरह का डायनोफ्लेजिलेट्स है ना, ये इसको इसमें से जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है उसको इनगल्फ करके, है ना, इसको खा जाएगा और वो वहां से न्यूट्रिशन आपका लेता है। वही लिखा हुआ है, इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी आपका लीफ पड़ा हुआ है या ट्विग्स पड़ा हुआ है, टहनी वहनी जो है गिर गया है, वहां से उसको आ जाएगा और उसको, है ना, खत्म करेगा। अंडर द सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो सपोज दैट ये सुटेबल कंडीशन में ये छोटा छोटा है, ये अभी जो है छोटा छोटा है ना। जब सुटेबल कंडीशन आएगा तो ये जो है एक बड़ा सा समथिंग इस तरह का प्लाज्मोडियम जैसा जो है स्ट्रक्चर बना लेता है। कब? जब सुटेबल कंडीशन होता है तब, है ना, सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर जो है बना लेता है। और ये एक बड़ा लंबा जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। कह रहा है कि प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, है ना, सेवरल फीट तक जो है ना लंबा ये हो सकता है। फिर कह रहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये फिर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका पहले ये स्लाइम मोल्ड्स है आपका इस तरह का छोटा छोटा। जब सुटेबल कंडीशन था, कंडीशन, तो ये समथिंग जो है इस तरह का प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर बनाया, है ना। और ये जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये समथिंग जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। और इसके अंदर हमारा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा जो है हमारा स्पोर का फॉर्मेशन होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो। और फिर ये एयर करंट के द्वारा, है ना, ये जो है ये स्पोर जो है नीचे आपका गिर जाएगा और फिर ये जर्मिनेट करके फिर से जो है समथिंग इस तरह का
स्लाइम मोल्ड्स बनाएगा जो है। और इसके चारों तरफ जो है, जैसे ये एक स्पोर है, इसको जो है अगर हम बड़ा करके देखें तो ये सपोजिट स्पोर है। और इसके चारों तरफ एक ट्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके जो है चारों तरफ ट्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके चारों तरफ ट्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका हो गया स्पोर, है ना। ये सब जो है ये यही स्पोर है आपका, जो कहाँ बनता है, फ्रूटिंग बॉडी का जो टिप है ना, ये टिप, इस तरह का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये आपका प्लाज्मोडियम जो है जैसा स्ट्रक्चर जो है आपका बना दिया। वही चीज ये है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। इसके टिप्स पे जो है समथिंग इस तरह का है, इस तरह का टिप्स पे जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरह का फॉर्मेशन कराएगा। और द स्पोर्स पोजेज ट्रू वॉल्स, इसमें ट्रू बॉल होता है, ये आपका इस तरह से है। और जो अभी ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये इस तरह का एक इस पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ट्रू सेल वॉल। जो स्लाइम मोल्ड्स का जो वेजिटेटिव पार्ट है, बॉडी है, उसमें सेल वॉल absent रहता है, उसमें सेल वॉल नहीं है। बट जो स्पोर है वहां पे जो है आपका ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बनेगा। प्लाज्मोडियम कब बनता है, फेवरेबल या अनफेवरेबल में? तो प्लाज्मोडियम जो है फेवरेबल कंडीशन में बनता है, यानी कि सुटेबल कंडीशन में बनता है। यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। और जो भी आपका पास क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि स्लाइम मोल्ड से जितने क्वेश्चंस हैं वो हमारे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। वो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। फिर कह रहा है कि जो स्पोर है आपका, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सरवाइव फॉर मेनी इयर्स। ये रेसिस्टेंट होता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में ये सरवाइव करने का क्षमता रखता है। जैसे मान लेते हैं बहुत हाई टेम्परेचर है ना, एसिडिक कंडीशन हो गया, अल्कलाइन कंडीशन हो गया, है ना, या इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन है, वहां पे ये सरवाइव करेगा फॉर मेनी इयर्स, है ना, फॉर मेनी इयर्स, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, है ना। अगर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो पड़ा रहेगा। और जैसे ही जो है आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा, वो जर्मिनेट करके वो जर्मिनेट करके फिर से जो है इस तरह का स्लाइम बोल्स का फॉर्मेशन कर देगा जो है। और ये आपका स्पोर है जो है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको स्लाइम मोल्ड्स में दिया हुआ है। और ये इस तरह का चीजें कहाँ आपको देखने को मिलता है, ये इस तरह का फ्रूटिंग बॉडी बनना, स्पोर बनना, ये फंजाई में मिलता है। इसीलिए स्लाइम प्रोटिस्टा का जो कह रहा था ना कि सेल बॉल जो या इसका जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड नहीं है। और ये लिंकेज शो करता है फंजाई के साथ भी, प्लांट के साथ भी, एनिमल के साथ भी। तो एनी प्लांट जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स। यूग्लिना में आपका क्लोरोफिल जो है पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसा कि प्लांट में होता है। तो वो सब तीनों जो है प्लांट जैसा फीचर शो कर रहा था। फिर स्लाइम मोल्ड्स आ गया, ये आपका फंजाई जैसा फीचर थोड़ा बहुत शो कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है। फिर आगे इसमें है द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, ये याद रखना है, एयर करंट के द्वारा होता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वाटर दे सकता है, इंसेक्ट दे सकता है, कि स्पोर्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, तो वो एयर करंट के द्वारा होता है। अब प्रोटोजोन्स है आगे। तो प्रोटोजोन में क्या है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ। ऐसा होता है, सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ है ना। यूग्लिना आपका
हेट्रोट्रॉफ कब था? जब सनलाइट नहीं था तो हेट्रोट्रॉफ, और जब सनलाइट रहता तो ऑटोट्रॉफ। स्लाइम मोल्ड्स आपका सेप्रोफाइट्स था, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ये ग्रो करता था। प्रोटोजोन ये भी आपका एक है ना, हेट्रोट्रॉफ है। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट है तो ये भी एक प्रकार से हेट्रोट्रॉफी था, ये भी एक प्रकार से हेट्रोट्रॉफी था। तो प्रोटोजोन्स भी आपका हेट्रोट्रॉफ है एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पारासाइट। तो ये प्रीडेटर का तरह काम करेगा, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को है ना पकड़ के अपना इनगल्फ कर लेगा और उससे जो है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। या फिर पैरासाइट है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये ग्रो करेगा और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आगे है, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि एनिमल का जो प्रिमिटिव रिलेटिव है ये प्रोटोजोन्स ही है, क्योंकि ये एनिमल जैसा बिहेवियर शो करता है। पहले अमीबा जो है आपका एनिमल का पार्ट माना जाता था, लेकिन वो यूनिसेलुलर था, इसीलिए उसको प्रोटोजोन्स में डाल दिया गया। तो प्रोटोजोन्स का जो है फीचर्स वो बहुत हद तक एनिमल जैसा शो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिमिटिव एनिमल्स जो है किसको कहा जाता है, तो वो आपका प्रोटोजोन्स को कहा जाता है। इसमें चार मेजर ग्रुप्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स का। चार मेजर ग्रुप्स होता है, अब कौन कौन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला आपका है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, है ना, वैसा प्रोटोजोन्स जो अमीबा की तरह बिहेव करता है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। इस जगह पे आपका ये मिल सकता है, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट वाटर। दे मूव एंड कैप्चर, है ना, ये मूव करेगा एंड कैप्चर करता है their prey by putting out pseudopodia, false feet, as in amoeba, जैसा कि अमीबा में आपको देखने को मिलता है। अमीबा में जो है जैसे ये इस तरह का ये सीडोपोडिया है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स, है ना, ये सीडोपोडिया है जिसको हम लोग फॉल्स फिट भी बोलते हैं। अब कोई सपोज दैट ये आपका कोई फूड मटेरियल है, तो ये इस तरीके से आपका, जैसे यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है और ये आपका अमीबा जो है इस तरह से पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा और इसको यहाँ पे आ, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है आपका बनाएगा ऐसे करके, है ना, और ऐसे करके इसको अंदर ले लेगा। ये आपका मान लेते हैं कोई फूड है जो यहाँ पे फूड मटेरियल था, ये अब इसके अंदर चला जाएगा, है ना, और ये यहाँ से फ्यूजन हो जाएगा और ये इसके अंदर डाइजेशन में चला जाएगा। तो ये फॉल्स फिट था, सीडोपोडिया था, ये भी सीडोपोडिया है आपका। ये आगे ग्रो करेगा, है ना, ग्रो करके इसको इनगल्फ कर लेगा जो है। ये अमीबा जैसा प्रॉपर्टी जो है शो कर रहा है, यानी कि ये अमीबा जो है ये आपका इसी में आएगा, है ना। तो ये चीजें लिखा हुआ था एज इन अमीबा, जैसा कि अमीबा में आपको देखने को मिलता है। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो मरीन होंगे, है ना, जो मरीन आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है उस पे सिलिका का एक सेल होगा, ये याद रखना है। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन पूछेगा कि सिलिका का सेल जो है आपका किसमें पाया जाएगा प्रोटोजोन्स में। तो वो मरीन जो प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, वहां पे आपका सिलिका का सेल देखने को मिलेगा ऑन देयर सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा, है ना, एंट अमीबा है ना, एक पैरासाइट के रूप में बिहेव करता है एंट अमीबा, है ना। ये याद रखना है इसका एग्जाम्पल, एंट अमीबा।
इसके बाद है दूसरा जो है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, यानी कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं था, बट जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग भी रह सकता है और एज ए पैरासाइट भी रह सकता है। दे हैव फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला होगा, है ना। जैसे सपोज दैट इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, समथिंग ऐसा, तो इसके पास फ्लैजिला आपका प्रेजेंट है। द पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। और जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो स्लीपिंग सिकनेस का एक डिजीज काउज करता है ना। और वो किसके द्वारा काउज होता है, तो ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, उसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस का काउज होता है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। अगला है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, है ना, उसमें सपोज दैट इस तरह का कोई है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो है आपका सिलिया प्रेजेंट होता है ना। सिलिएटेड में जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है सिलिया प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होता है, एक्टिवली मूविंग होता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, है ना, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया यहाँ पे इस तरह से इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये आसानी से मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलिया। दे हैव कैविटी, गलेट, है ना, इसके पास एक गलेट होता है, कैविटी होता है, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस के आउटसाइड में जो है ये बाहर ओपन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसका फिगर में देखेंगे इस सिलिया का। यहाँ पे पारामीशियम था, ये ये आपका पैरामीशियम है, और यहाँ पे छोटा 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 आपका सिलिया जो है दिख रहा है इस तरह से। इस तरह से सिलिया प्रेजेंट है, थाउजेंड ऑफ सिलिया प्रेजेंट है। और ये जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है, ओपनिंग जो है जो आउटसाइड में है, इसी को हम लोग गलेट बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, गलेट, है ना। तो जो भी फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सिलिया का जो है एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा, और ये वाटर इधर मूव करेगा तो फूड भी जो है इसके अंदर जो है चला जाएगा। तो ये आपका पैरामीशियम का एग्जाम्पल है, जो कि सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है। ये क्या है आपका, पैरामीशियम, ये डी वाला पार्ट है, डी जो है आपका पैरामीशियम है, ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है। तो दे हैव कैविटी, गलेट जो हम लोग चर्चा किए, गलेट से जो है वो खाना को अपने अंदर ले जाएगा। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया काउज द वाटर लेडन फूड, वाटर लेडन में जो फूड था वो स्टीड इनटू द गलेट, वो गलेट के अंदर जो है चला जाएगा। एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम, जो अभी हम लोग ऑलरेडी देखे हैं, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है लास्ट में स्पोरोजोन्स है ना। जो प्रोटोजोन्स है उसका लास्ट एग्जांपल आपका ये स्पोरोजोन्स है। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर सेल साइकिल, है ना। उसके सेल साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज अपीयर होता है, जो कि इन्फेक्शियस होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो चूंकि स्पोर लाइक स्टेज बना, इसीलिए इसको एस्पोरोजोन्स बोल दिया गया, है ना, उसके लाइफ साइकिल में। और ये इसका एक होस्ट आपका इंसेक्ट होता है ना, और एक होस्ट आपका ह्यूमन होता है। तो कुछ पार्ट उसका जो है लाइफ साइकिल इंसेक्ट में होगा, और कुछ जो है आपका ह्यूमन में होता है। आगे है द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है आपका बड़ा ही नोटोरियस स्पोरोजोन्स है, और ये इसके वजह से मलेरियल मलेरिया जो है आपका होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया काउज
करता है, जो मलेरिया काउज करता है। विच काउज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज a staggering इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत ही खतरनाक प्रभाव जो है ह्यूमन के पॉपुलेशन पे पड़ता है ड्यू टू मलेरिया। तो ये आपका प्रोटोजोन्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन था। तो क्या याद रखना है ना? ये सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है पार्ट हम लोग पढ़े, वो सबको है ना अच्छे से ही समझना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है, तो स्पोरोजोन का। है ना? पैरामीशियम किसका है, तो सिलिएटेड प्रोटोजोन का। ट्रिपेनोसोमा किसका है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। है ना? एंट अमीबा किसका था, तो अमीबॉयड प्रोटोजोन का। ये सब जो है याद रखना है। यहाँ पे आपका पीवाईक्यू पूछा गया है ना बहुत बार, कि स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, तो ट्रिपेनोसोमा की वजह से होता है ना? ये सब चीजें जो है याद रखना है। मलेरिया किसके वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये सारी चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में, इस नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग एक एक लाइन को डिकोड करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फंजाई। फंजाई से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स है ना? उसको कैसे याद रखना है, कौन कौन सा कुछ ट्रिक हम लोग बना सकते हैं, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज भी है जो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बहुत लोग इसे अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, है ना? बट हम लोग इसको आसानी से पढ़ेंगे और आसानी से याद भी रखेंगे, है ना? तो उसको हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे फंजाई के बारे में। तो उसको भी बहुत अच्छे से आपको देखना है और समझना है। और एक बार अगर आप इसको देख लिए तो फिर कहेंगे सर ये तो बहुत ही जो है इजी टॉपिक था फंजाई के बारे में, और ये परमानेंट जो है आपको याद हो जाएगा। बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को चीज़ें समझ आई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।